Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So, in the last class, we were discussing the marathon और RCC सेशन. आखिरी के 10-15 मिनट में पीपीटी जब हमारी बंद हो गई थी तो उसके बाद सिर्फ ऑडियो आ रहा था और पीछे पीपीटी नहीं आ रही थी, तो मैं उस टॉपिक को भी कवर कर लूँगा सेशन के अंदर. आई बी कवरिंग दैट टॉपिक ऑल्सो इन सेशन. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन गेट एंड ESE सब्सक्रिप्शन. 20% ऑफ अवेलेबल है आपके गेट और ESE सब्सक्रिप्शन पे. वैलिड है सितंबर 26 से लेके 30th के बीच पे. यू कैन अवेल दिस offer. Then 20% off is also available on Unacademy Lite distance learning program. ये भी वैलिड है 30th of September तक. इन Unacademy Lite you will be getting the test series and printed notes भी मिल जाएंगे आपको उसके अंदर. Then no cost EMI is also available. No cost EMI भी अवेलेबल है आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. Then 1 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा. From 1st of October we are starting a new batch. इसमें स्ट्रेटेजी सेशन है मेरी सुबह 11:45 पे, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं. देन ब्रह्मास्त्र बैच भी लॉन्च हो रहा है 1 अक्टूबर से. बाइलिंगुअल बैच है. इसके बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं हमारे. यू विल बी गेटिंग डाउट सॉल्विंग क्लासेस इन दिस. यू विल बी गेटिंग डेली प्रैक्टिस थ्रू क्लास GPP. ये स्पेशल बैच है. इट इज़ एक्सक्लूसिव लाइव ओनली बैच. प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी इसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा. स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे वेब के ऊपर, ऐप के ऊपर. टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको. पैरामाउंट 1111 का डिजिटल एक्सेस भी मिल जाएगा. सब्जेक्ट वर्कबुक्स भी मिलेंगी. गेट के PYQ भी कराए जाएंगे इसके अंदर. पूरा स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है और क्लासेस है. मोर ओवर द इंटायर बैच इज कॉम्प्रिहेंसिव और इन डेप्थ कवरेज होगी सारे टॉपिक्स की. देन सितंबर 22 को नया बैच लॉन्च हुआ था हमारा गेट 24 के लिए. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हुई थी इसके अंदर. स्टार्टेड विद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. देन आइकॉनिक के लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है. 5 टेस्ट है इसके अंदर. 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है पर ब्रांच, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन अवेल दिस ऑल्सो. तो इसको भी अवेल किया जा सकता है. देन गेट 23 इज़ लेस देन 6 मंथ अवे. गेट 23 होने में 6 महीने बचे हैं अभी. सो यू कैन एनहांस योर प्रिपरेशन. यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक. आप आइकॉनिक पे जा सकते हैं. देन 1-to-1 लाइव मेंटरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ये तो हमारे बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन थे. कल मैं आपको वेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स की जानकारी दे रहा था, वो कंप्लीट हो गया था. फिर शेयर फोर्स कोफिशिएंट की जानकारी देनी थी आपको. तो आज की क्लास में हम शेयर फोर्स कोफिशिएंट की जानकारी निकालेंगे. बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट की तो जानकारी आपको बता दी गई थी. तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था. अब टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड. यहाँ तक की डिस्कशन हो गई हमारी. अब शेयर फोर्स की बात करते हैं. तो जैसे हमने लास्ट क्लास में बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट की बात करी थी, वैसे अब हम बात करेंगे शेयर फोर्स कोफिशिएंट की. जब भी हमारी कंटिन्यूस बीम होगी या स्लैब होगी, शेयर फोर्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा मैथमेटिकल कंप्यूटेशन से, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है. तो हमारे कोड ने इस केस को सिंप्लीफाई किया. कैसे सिंप्लीफाई किया? डायरेक्टली आपको कोफिशिएंट्स बता दिए अलग अलग पॉइंट्स के लिए, डेड लोड के लिए भी और लाइव लोड के लिए भी. आपको बस इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? रिस्पेक्टिव लोड इनटू अफेक्टिव लेंथ के साथ. जैसे एट द एंड सपोर्ट. अब एंड सपोर्ट की बात करें, ये हमारा एंड सपोर्ट है. दिस इज अवर एंड सपोर्ट 1 बोला हुआ है यहाँ पे. इसके लिए हमारा शेयर फोर्स कोफिशिएंट क्या है? डेड लोड के लिए 0.4, लाइव लोड के लिए 0.45. तो डेड लोड के लिए 0.4, लाइव लोड के लिए 0.45. तो कैसे निकालोगे आप शेयर फोर्स? 0.4 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट डेड लोड एल इफेक्टिव प्लस 0.45 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट लाइव लोड इनटू एल इफेक्टिव. ये हमारी शेयर फोर्स आ जाएगी एक पॉइंट पे. देन नेक्स्ट एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट. सो एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, जैसे हमारा ये सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट. इसमें ये आउटर फेस है, इसमें इनर फेस है. आउटर फेस यानी 2 वाला पॉइंट, इनर फेस यानी 3 वाला पॉइंट. आउटर साइड पे कोफिशिएंट है 0.6, इनर साइड पे कोफिशिएंट है 0.55, 0.6. तो आउटर साइड पे यानी शेयर फोर्स निकाला है 2 पॉइंट पे. तो 0.6 इंटू अल्टीमेट डेड लोड इंटू एल इफेक्टिव प्लस 0.6 अल्टीमेट लाइव लोड इंटू एल इफेक्टिव. तो बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कैलकुलेशन करना. उसी तरीके से थर्ड पॉइंट पे निकालना है आपको 0.55 अल्टीमेट डेड लोड इंटू एल इफेक्टिव प्लस 0.6 अल्टीमेट लाइव लोड इंटू एल इफेक्टिव. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? एट ऑल द अदर इंटीरियर सपोर्ट्स. बाकी जितने भी इंटीरियर सपोर्ट्स हैं उस पर कोफिशिएंट कितनी है लाइव लोड और डेड लोड की? लाइव लोड के 0.6, डेड लोड के 0.5. और बाकी जितने भी इंटीरियर सपोर्ट्स हैं, दिख रहे हैं आपको इंटीरियर सपोर्ट्स? तो बाकी जितने भी इंटीरियर सपोर्ट्स हैं यहाँ पर भी आपको कोफिशिएंट दे रखा है 0.5 और 0.6 का. तो यहाँ पर भी आप शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली बहुत ही आसान कर दी. इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ही आसान कर दी. अब यहाँ पे करना क्या है आपको बस डेड लोड और लाइव लोड को जो रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है. जो डेड लोड है लाइव लोड है उसको रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो.
आपको शेयर फोर्स भी मिल जाएगी, आपको बेंडिंग मोमेंट भी मिल जाएगी. यू विल गेट द शेयर फोर्स ऑल्सो, यू विल गेट द बेंडिंग मोमेंट ऑल्सो. इट मीन्स दी प्रोसेस इज कंपेरेटिवली सिंपलर. प्रोसेस कंपेरेटिवली सिंपल हो गया अब आपका. कोफिशिएंट्स नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं. नोट द कोफिशिएंट्स, देन वील मूव फॉरवर्ड. चले, चलो आगे बढ़ते हैं. So problem says what? The positive bending moment coefficient at the middle of the end span. Positive bending moment coefficient at the middle of the end span. End span continuous one way slab है. So 1/10 1/12. So 1/10 1/12 है, ये रहा कोफिशिएंट हमारा. 1/10 लाइव लोड का, 1/12 डेड लोड का. So 1/10 लाइव लोड का, 1/10 डेड लोड का इंटू एल स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई कर दिया एल स्क्वायर से. क्लियर है प्रॉब्लम? देखो क्या पूछा आप सवाल. What is the problem being asked? Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. तो सवाल बोल रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करो और करेक्ट आंसर निकालो. अब क्या है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में? कोफिशिएंट्स दे रखे हैं आपको. एट द एंड सपोर्ट फॉर द इम्पोज लोड नॉट फिक्स्ड. इम्पोज लोड लाइव लोड के लिए, ठीक है, लाइव लोड का कोफिशिएंट. इनसाइड सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट फॉर द इम्पोज लोड. अब इसने बताया नहीं है क्या पूछा है, बट ऑब्वियसली बात है ये क्या हमारे कोफिशिएंट्स ही हैं. दीज आर आवर शेयर फोर्स कोफिशिएंट्स. एट द एंड सपोर्ट फॉर द डेड लोड एंड फिक्स्ड इम्पोज लोड. फिक्स्ड इम्पोज लोड यानी डेड लोड है. एट ऑल द इंटीरियर सपोर्ट अदर देन बी फॉर इम्पोज लोड फिक्स. देखो एट द एंड सपोर्ट फॉर द इम्पोज लोड, ये लो उठाओ एंड सपोर्ट के लिए. सो एट द एंड सपोर्ट इम्पोज लोड के लिए नॉट फिक्स्ड यानी 0.45. तो ये कोफिशिएंट हमारी कितनी आ गई? 0.45. तो ये कोफिशिएंट आ गई हमारी ए की 0.45. एट इनसाइड सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट फॉर इम्पोज लोड नॉट फिक्स्ड. एट द इनसाइड सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट. तो इनसाइड पूछ रहा है, जो फिक्स्ड लोड नहीं है यानी लाइव लोड के लिए कोफिशिएंट कितना है? 0.6. सो 0.6 नॉट फिक्स, तो कोफिशिएंट कितनी है इसकी? 0.6. सो कोफिशिएंट 0.6 एट द इनसाइड सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट. 0.6 0.5 दोनों ही है ना. इनसाइड साइड है, आउटसाइड साइड है. तो 0.6 और किसके लिए पूछ रहा है? नॉट फिक्स्ड लाइव के लिए पूछ रहा है ना आपसे. तो दोनों में 0.6 है. So at the inside support next to the end support for the imposed load not fixed, तो 0.6. At the end support for dead load and fixed imposed load यानी dead load के लिए end support पे पूछ रहा है. end support पे 0.4, तो end support पे 0.4, तो end support पे 0.4 ये रहा. Next at all the interior support other than B, all the interior support other than B के अलावा for imposed load fixed यानी dead load के लिए पूछ रहा है. सारे इंटीरियर सपोर्ट के लिए डेड लोड 0.5. सो 0.5, तो इसके लिए 0.5. अब मैच करा लो.
कैन मैच इट ऑफ। 5 ऑप्शन दिए मैं आपको, 5 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। है 4 ही, 1.55 छूटा हुआ है। इसका मतलब मेरे बी वाले केस के लिए 0.6 भी हो सकता है, 0.55 भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन वैलिड है। वो इंटीरियर साइड एक्सटीरियर साइड नहीं बताया इसलिए, दोनों चीज़ें ही वैलिड है। बोथ दी ऑप्शंस आर ओपन। अब मैच करा के देख लो। क्लियर है? चले आगे। चलो, तो ये तो हमारी कहानी खत्म हुई। ये हमारी कहानी खत्म हुई किसकी? हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल रहा था बॉन्ड स्ट्रेस और डिटेलिंग का। बॉन्ड स्ट्रेस का और डिटेलिंग का। तो इसके बाद हम नया टॉपिक उठा रहे हैं अब टॉर्शन का। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑफ टॉर्शन। अब टॉर्शन के एनालिसिस करते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज टॉर्शन। अब क्या है टॉर्शन की स्टोरी? देखो भैया, टॉर्शन की स्टोरी क्या है? टॉर्शन ऑन अ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन द मेंबर। जो हमारा मेंबर है इसके ऊपर जो टॉर्शन है वो डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर? जो हमारा मेंबर है इसके ऊपर जो टॉर्शन है वो डिपेंड कर जाता है वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन द मेंबर। किस तरीके से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो मेंबर के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कई बार ऐसी सिचुएशन निकल के आती है कि हमारे बीम और स्लैब में टॉर्शन भी लग जाता है इन एडिशन टू द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर। तो शेयर और मोमेंट तो लग ही रहा है, साथ में टॉर्शन भी लग जाता है। अब इस बात को समझने के लिए चेक करो। अगर हमारा ये मेंबर है, पहला केस उठाया, इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग। सो मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, तो टेंशन डेवलप हो जाएगी इसके अंदर। दूसरा, मेंबर इज बीइंग सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। चेक करो, मेंबर इज बीइंग सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, बेंडिंग मोमेंट आया, कैंटिलीवर की तरह काम कर रहा है ये। इसी लोड का अगर मैंने प्लेन चेंज कर दिया, चेक करो, लेट सपोज ये मेरी एक्स एक्सिस है, इफ दिस इज माय एक्स एक्सिस और बोर्ड के अंदर है वाई एक्सिस। इसी लोड की ओरिएंटेशन अगर मैंने अब वाई एक्सिस के अराउंड कर दी, इसी लोड की ओरिएंटेशन मैंने अब वाई एक्सिस के अबाउट कर दी, तो इस मेंबर में क्या डेवलप हो जाएगी? इस मेंबर में डेवलप हो जाएगी टॉर्शन। तो इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द टॉर्शन। तो इसका मतलब टॉर्शन मेंबर पे डेवलप होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड कर जाता है किस तरीके से हमारा लोड अप्लाई हुआ है। क्लियर है? चले। शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं जिसमें टॉर्शन डेवलप होती है। नाउ फ्यू एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन टू यू इन व्हिच टॉर्शन इज बीइंग डेवलप्ड। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिसमें टॉर्शन डेवलप हो जाती है, उसको चेक करते हैं। देखो, स्पेस फ्रेम है, स्पेस फ्रेम है, लोडिंग इस तरीके से अप्लाई की हुई है कि टॉर्शन डेवलप हो जाएगा इसके अंदर, सो इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टॉर्शन। तो टॉर्शन डेवलप हो जाएगी। इन्वर्टेड एल बीम है, इन्वर्टेड एल बीम है, सो इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टॉर्शन। बीम कर्व्ड इन फ्रेम और यू कैन से कर्व्ड इन प्लान, बीम हमारी कर्व्ड है प्लान के अंदर, अगेन इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टॉर्शन, टॉर्शन डेवलप हो जाएगी।
तो कहने का मतलब है बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हमारा टॉर्शन डेवलप हो सकता है बीम और स्लैब के अंदर भी। ये डिपेंड कर जाएगा हमने किस तरीके से लोड को अप्लाई किया। ये डिपेंड कर जाएगा हमने किस तरीके को लोड को अप्लाई किया। सो टोटली बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट हाउ द लोड इज बीइंग अप्लाइड। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चले, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला केस उठाया, द मेंबर ऑफ सर्कुलर सेक्शन मेड अप ऑफ लीनियरली इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। कौन सा केस लिया मैंने? द मेंबर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन, ये मेंबर है सर्कुलर सेक्शन का, इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू व्हाट? सो मेंबर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन, इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू टॉर्शन पर मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल। इसमें इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल लगा हुआ है। तो आपको ये सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन बना के दी हुई है। ये लेंथ के लॉन्ग देख रहे हो मेंबर को, ये सामने से देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग दिस सेक्शन फ्रॉम द फ्रंट, तो इसको क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं। अब इसके एनालिसिस में कुछ अजम्पशन लेते हैं। इन द एनालिसिस ऑफ दिस अजम्पशंस आर बीइंग टेकन। अब कौन कौन से अजम्पशन है उसकी बात कर लेते हैं। विल टॉक अबाउट द अजम्पशंस। पहला, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। जैसे बेंडिंग के लिए था अजम्पशन लिमिट स्टेट मेथड के अंदर, यहाँ पर भी लिया हुआ है। तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग। ट्विस्ट होने से पहले, ट्विस्ट होने के बाद हमारा सेक्शन क्या रहता है? प्लेन रहता है। तो ट्विस्ट होने से पहले, ट्विस्ट होने के बाद हमारा सेक्शन क्या रहता है? प्लेन रहता है। तो हमारा सेक्शन रिमेन्स प्लेन। ठीक है, सेक्शन प्लेन रहता है। नेक्स्ट, shear stress variation over the cross section is linear with zero at the center and maximum at the farthest point. जो shear stress variation है, the shear stress variation over the cross section is linear. तो shear stress की variation हमारे cross section का cross कैसी है? linear है। जीरो है सेंटर पे और मैक्सिमम है फारदेस्ट पॉइंट पे। तो जो फारदेस्ट पॉइंट है वहाँ पे मैक्सिमम है और लीनियरली वेरी कर रहा है। सो इट इज वेरी लीनियरली। तो ये बात भी समझ में आती है। सो इट इज वेरिंग लीनियरली, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सेक्शन। हमारे सेक्शन के ऊपर कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, यानी कोई एक्सियल लोडिंग नहीं लग रही। नो एक्सियल लोडिंग इज देयर। तो एक्सियल लोड नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अजम्पशन, नेक्स्ट अजम्पशन ये बोल रहा है कि टॉर्शनल फार्मूला वैलिड है यहाँ पे। नेक्स्ट अजम्पशन बोल रहा है टॉर्शनल फार्मूला वैलिड है यहाँ पे। क्लियर है चीज? तो ये सारे अजम्पशंस के बिहाफ पे काम करती है हमारी थ्योरी। नोट करिए सारी assumptions। नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द मेंबर ऑफ नॉन सर्कुलर सेक्शन मेड अप ऑफ लीनियरली इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल सब्जेक्टेड टू टॉर्शन। देखो स्ट्रेस की वेरिएशन भी दिखा रखी है आपको। तो शेयर स्ट्रेस वेरिएशन लीनियर है। तो शेयर स्ट्रेस वेरिएशन इज लीनियर, जीरो सेंटर पे और मैक्सिमम कहाँ पर है? फारदेस्ट पॉइंट पे। पर अगर यही मेरा मेंबर कैसा हो जाए? नॉन सर्कुलर हो जाए। दिखा रखा है रेक्टेंगुलर मेंबर है, अभी भी लीनियर इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल है, अभी भी लीनियर इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल है, स्टिल इट इज लीनियर इलास्टिक होमोजेनियस मटेरियल। अब इस केस के अंदर सारे assumption हमारे फेल हो जाते हैं। इस केस के अंदर तो सारे assumption हमारे फेल हो जाते हैं। कैसे सारे assumption फेल हो जाते हैं? सो प्लेन सेक्शन नो लॉन्गर रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। अब प्लेन सेक्शन क्या है? प्लेन नहीं है ट्विस्टिंग के बाद। प्लेन सेक्शन प्लेन नहीं है, इसका मतलब इस केस में क्या मिलेगा आपको? प्लेन सेक्शन प्लेन नहीं है, इसका मतलब इस केस में आपको क्या मिलेगी? इस केस में क्या मिल जाएगी आपको? वार्पिंग और क्रैकिंग मिल जाएगी। सो इन दिस केस यू विल फाइंड द वार्पिंग एंड क्रैकिंग ऑफ दिस सेक्शन। नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेस की वेरिएशन लीनियर नहीं होगी। पिछले केस में क्या थी? लीनियर थी। इन द प्रीवियस केस इट वाज लीनियर, अब ये लीनियर नहीं है। तो मैक्सिमम होगी कहाँ पर? मैक्सिमम होगी एट द मिड ऑफ द लॉन्गर एज, और जीरो होगी हमारे सेंटर और कॉर्नर पे। बना के दिखा रहा है वेरिएशन, चेक करो। इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए वेरिएशन को। वेरिएशन इज जूम्ड ऑफ, तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वेरिएशन दिख रही है। चेक करो, सेंटर पे जीरो है, तो सेंटर पे मेरा स्ट्रेस जीरो है, एट सेंटर इट इज जीरो, और कॉर्नर्स पे भी क्या है? जीरो है।
कॉर्नर पे भी जीरो है, सो एट द कॉर्नर ऑल्सो इट इज जीरो। मैक्सिमम कहाँ पे होगी? लॉन्गर एज के सेंटर पे। तो हमारी लॉन्गर एज है, इसके सेंटर पे, मिड पे आपको स्ट्रेस क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। यू विल गेट द स्ट्रेस टू बी मैक्सिमम। तो लॉन्गर एज के मिड पे आपका स्ट्रेस क्या निकल के आएगा? मैक्सिमम निकल के आएगा। क्लियर है? अब पेज ठीक हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस भी हमारे सेक्शन के ऊपर प्रेजेंट है। पिछले वाले केस में क्या था? नॉर्मल स्ट्रेस नहीं था। इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस भी है। सो दिस केस नॉर्मल स्ट्रेस इज आल्सो प्रेजेंट ओवर द सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस बार जो हमारा शेयर स्ट्रेस है, यानी शेयर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज इक्वल टू व्हाट? इस केस में हमारे शेयर स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट इज टी अपॉन अल्फा बी स्क्वायर डी, इज इक्वल टू टी अपॉन अल्फा बी स्क्वायर डी। इसमें अल्फा क्या है? ये डिपेंड करता है ऑन द रेशियो ऑफ डी बाय बी। इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ डी बाय बी। बाकी डी और बी क्या है? हमारे विड्थ और डेप्थ है सेक्शन के। क्लियर है? चले चलो, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछा हुआ है, अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बी डी सब्जेक्टेड टू द टॉर्क, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस इंक्लूडिंग इन द बीम। देखो, नॉन सर्कुलर सेक्शन है, तो मैक्सिमम टॉर्क कितना है? टी अपॉन अल्फा बी स्क्वायर डी, ये तो अभी पीछे बताया था। सो टी अपॉन अल्फा बी स्क्वायर डी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब ये जो आरसीसी मेंबर जिसमें टॉर्शन लग रहा है, ऑब्वियसली इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और इस बात को तो अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर भी कोई कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है, हमारे कोड ने उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। अभी पीछे वाला टॉपिक करके आया हुआ, जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कंटिन्यूस स्लैब और बीम के लिए। तो वहाँ पर कोड ने क्या किया? वहाँ पर कोड ने हमें कोफिशिएंट्स निकाल के दे दिए, तो बोला आप कोफिशिएंट्स की मदद से कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द कोफिशिएंट्स। उसी तरीके से अगर हमारे आरसीसी मेंबर के ऊपर टॉर्शन लग रहा है, हमारे कोड ने इस प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई कर दिया है। अब कैसे सिंप्लीफाई कर दिया, अब उस बात की डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ड्यू टू वार्पिंग ऑफ द सेक्शन क्रैकिंग ऑफ द कंक्रीट विल टेक प्लेस। क्योंकि हमारे सेक्शन में वार्पिंग होगी, कंक्रीट की क्रैकिंग हो जाएगी। तो जो एनालिसिस होती है हमारे आरसीसी मेंबर की, जिसमें नॉन सर्कुलर सेक्शन है विच इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्शन, बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारा जो आरसीसी सेक्शन है वो तो नॉन सर्कुलर है, इसमें वार्पिंग होगी सेक्शन की, क्रैकिंग हो जाएगी कंक्रीट की, तो जो एनालिसिस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर आई एस 456 ने सिंप्लीफाइड अप्रोच बताई हमें, और ये सिंप्लीफाइड अप्रोच बेस्ड होती है स्क्यू बेंडिंग थ्योरी के ऊपर। ये जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है ये बेस्ड है किसके ऊपर? स्क्यू बेंडिंग थ्योरी के ऊपर। अब स्क्यू बेंडिंग थ्योरी में क्या करते हैं हम? स्क्यू बेंडिंग थ्योरी में हम इक्वलेंट शेयर और इक्वलेंट मूवमेंट निकाल लेते हैं। हम इक्वलेंट शेयर और इक्वलेंट मूवमेंट निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है, टॉर्शन की वजह से कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और टॉर्शन की वजह से कितना शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, हम ये चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। वी कैलकुलेट दिस। तो कहने का मतलब है, टॉर्शन की वजह से कितना शेयर प्रोड्यूस हो रहा है और टॉर्शन की वजह से कितना मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वील कैलकुलेट दिस। और इससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। बाय डूइंग सो अवर कैलकुलेशन इज सिंप्लीफाइड। अब कैसे आसान हो जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पहला पहला है हमारा इक्वलेंट शेयर।
पहला केस आया हमारे किसके, इक्विवेलेंट शेयर का। अब क्या इक्विवेलेंट शेयर, जो मैंने पहला केस उठाया हमारे इक्विवेलेंट शेयर का, व्हाट इज द इक्विवेलेंट शेयर, तो इक्विवेलेंट शेयर इज इक्वल टू हमारा फैक्टर्ड शेयर फोर्स प्लस 1.6 टाइम्स ऑफ टी यू बाई बी, प्लस 1.6 टाइम्स ऑफ टी यू बाई बी, ये हमारी इक्विवेलेंट शेयर की वैल्यू आ गई, दिस इज हमारी इक्विवेलेंट शेयर। तो अब मैं सेक्शन को डिजाइन करूंगा किसके लिए, इक्विवेलेंट शेयर के लिए इंस्टेड ऑफ नॉमिनल शेयर। तो अब मैं सेक्शन को डिजाइन करूंगा इक्विवेलेंट शेयर के लिए इंस्टेड ऑफ नॉमिनल शेयर। तो इक्विवेलेंट शेयर के लिए डिजाइनिंग होगी, अब नॉमिनल शेयर के लिए हमारे सेक्शन की डिजाइनिंग नहीं होगी। our section will not be designed for the nominal share, first point of reference। अब हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मोमेंट ऑल्सो, तो हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट मोमेंट ऑल्सो। क्या इक्विवेलेंट मोमेंट हमारा, व्हाट इज अवर इक्विवेलेंट मोमेंट, इसको भी देखते हैं। इक्विवेलेंट मोमेंट इज इक्वल टू टी यू अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस डी बाई बी। इक्विवेलेंट मोमेंट इज इक्वल टू टी यू अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस डी बाई बी, ये हमारा इक्विवेलेंट मोमेंट है, दिस इज अवर इक्विवेलेंट मोमेंट। तो इक्विवेलेंट शेयर है वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी, और इक्विवेलेंट मोमेंट है टी यू अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस डी बाई बी। डिजाइनिंग शेयर के लिए इक्विवेलेंट शेयर उठाओगे, इक्विवेलेंट मोमेंट कहाँ यूज करते हैं वो भी आगे देखते हैं, हाउ इक्विवेलेंट मोमेंट इज टू बी यूज। अब ध्यान से सुनना इस बात को, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। पहला केस उठाया, ये आपका इक्विवेलेंट मोमेंट नहीं है, ये मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन है, ये आपका इक्विवेलेंट शेयर है। अब मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन निकाला आपने, टी यू अपॉन 1.7 इंटू 1 प्लस डी बाई बी। पहला केस, अगर आपका इक्विवेलेंट ड्यू टू मोमेंट लेस देन इक्वल हुआ आपके डिजाइन मोमेंट के, अगर आप मोमेंट जो निकाल रहे हो टॉर्शन की वजह से वो कम हुआ आपके बेंडिंग मोमेंट, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट से, तो उस केस में आपका इक्विवेलेंट मोमेंट होगा एम यू प्लस एम टी। उस केस में आपका इक्विवेलेंट मोमेंट होगा एम यू प्लस एम टी। कैसे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बीम है, बीम के ऊपर हमारा डिजाइन मोमेंट लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट। अब जो हमारा मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन है, जरूरी थोड़ी है वो उसी नेचर का हो जो हमारे बेंडिंग मोमेंट का नेचर है। जैसे मेरे केस में मैंने बेंडिंग मोमेंट बनाई है सैगिंग, तो मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन सैगिंग हो सकता है, पर मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन हॉगिंग भी तो हो सकता है, या टॉर्शन का तो नेचर कुछ भी हो सकता है। तो दोनों केस लिए, अगर हमारा दोनों का नेचर सेम है, अगर हमारे दोनों का नेचर सेम है, एग्जाम्पल ले लिया एम टी की वैल्यू एम यू से कम, तो एम टी मान लिया 90, एम यू मान लिया 120। अगर दोनों का नेचर सेम है तो इक्विवेलेंट मोमेंट कितनी आ जाएगी, ऐड कर लोगे, 210 किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन मीटर। और अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो आप बोलोगे 120 माइनस 90 विच इज 30 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारी इक्विवेलेंट मोमेंट आ गई, दिस इज अवर इक्विवेलेंट मोमेंट। तो एम ई वन भी निकाल लिया, एम ई टू भी निकाल लिया, तो दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। क्लियर है। तो मेरा डिजाइन मोमेंट क्या हुआ यहाँ पे, भले ही टॉर्शन का मोमेंट का नेचर अपोजिट है बेंडिंग मोमेंट के नेचर के, पर मैक्सिमम वैल्यू तो किसकी आई, जब आपने दोनों को ऐड किया। तो इस केस में मेरा डिजाइन मोमेंट क्या होगा, एम यू प्लस एम टी। तो इस केस में मेरी डिजाइन मोमेंट क्या निकल के आई, एम यू प्लस एम टी निकल के आई। सो इन दिस केस अवर डिजाइन मोमेंट इज इक्वल टू एम यू प्लस एम टी। क्लियर है। रिपीट करना है इस पर कुछ भी, चलो आगे बढ़े। दूसरा केस उठाया, आगे बढ़े, दूसरा केस उठाया, लेट्स सपोज मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन इज मोर देन मोमेंट ड्यू टू बेंडिंग। टॉर्शन का मोमेंट ज्यादा है बेंडिंग के मोमेंट से, फिर से दोनों केस लिए, अगेन बोथ द केसेस आर टेकन। दोनों का नेचर सेम है, सैगिंग सैगिंग, दोनों का नेचर अपोजिट है, सैगिंग और हॉगिंग। तो पहला केस उठाया, दोनों का नेचर सेम है, एम यू प्लस एम टी। पहला केस एम यू प्लस एम टी कितना आ रहा है, 210 किलो न्यूटन मीटर। दोनों का नेचर अपोजिट है, तो माइनस 120 प्लस 90, क्योंकि इस बार एम टी ज्यादा है ना, तो 120 किलो न्यूटन मीटर है, तो माइनस 30 किलो न्यूटन मीटर। तो इस बार आप डिजाइनिंग करोगे दोनों मोमेंट के लिए, क्योंकि एक सैगिंग है और दूसरा हॉगिंग है, वन इज सैगिंग द अदर इज हॉगिंग। तो इक्विवेलेंट शेयर तो डायरेक्टली निकाल के दे दिया कोड ने, पर कोड ने निकाल के दिया मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन, जिसका नेचर हमारे बेंडिंग मोमेंट के जैसा भी हो सकता है, और जिसका नेचर हमारे बेंडिंग मोमेंट के नेचर के ऑपोजिट भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन, सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड क्या है हमारे मोमेंट ड्यू टू टॉर्शन का। हमारे पास दो केस बन जाते हैं, वी हैव द टू केसेस, और वो दोनों केस बता दिए आपको। So we have the two cases, both the cases we have discussed.
चले नोट करो फटाफट। चलिए सवाल आ गया, आप सवाल देखते हैं। A rectangular beam of B 200 mm, effective depth 300 mm is subjected to a limit state shear of 80 kilonewton, torsional moment of 6 kilonewton meter. The equivalent value of the shear. इक्विवेलेंट शेयर पूछ रहा है डायरेक्टली एक्सप्रेशन में, आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। ये लो एक्सप्रेशन निकाल के दे देता हूँ वापस आपको। सो वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी, सो वी यू प्लस 1.6 टी यू बाई बी, ये हमारा इक्विवेलेंट शेयर होता है। वी यू कितना दिया हुआ है 80, टी यू कितना दिया हुआ है 6, mm में है तो इसको mm में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय पी। तो अगर इसको सॉल्व करें कितना निकल के आता है, सो 80 प्लस 200 से 2 जीरो गए, 60, ये आ गया 30, 30 इंटू 1.6, तो 6 3 या 18, सो एक तो 30 आ जाएगा, 48, तो 48, सो कम्स आउट टू बी 128 किलो न्यूटन। सो 128 किलो न्यूटन। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। An RCC structural member rectangular in cross section of width B and depth D is subjected to a combined action of bending moment M, torsional moment T. The longitudinal reinforcement shall be designed. The longitudinal reinforcement shall be designed. अच्छा, longitudinal reinforcement के डिजाइनिंग की बात कर रहा है, चलो बढ़िया। So longitudinal reinforcement shall be designed for an equal moment given by, तो M equivalent कितना होता है, M equivalent होती है हमारे पास mt प्लस mu। mt की वैल्यू कितनी है, mt की वैल्यू है t अपॉन 1.7 प्लस 1 प्लस d बाई बी, तो आंसर कम्स आउट टू बी। तुम्हारा आंसर ये है। क्लियर है? चले आगे। चलो, now how to carry out the designing। अब डिजाइनिंग कैसे करें, तो पीछे आपको इक्विवेलेंट शेयर इक्विवेलेंट मोमेंट तो बता ही दिया है। इक्विवेलेंट शेयर इक्विवेलेंट मोमेंट वी हैव डिस्कस, उसके आगे की बात करते हैं। चलो देखिए क्या है हमारा स्टेप। सो डिजाइन स्टेप, पहला स्टेप सेज व्हाट, द फर्स्ट स्टेप सेज
The first step says calculate the factored shear force, bending moment and torsion moment. आप फैक्टर्ड shear force निकाल लो, बेंडिंग मोमेंट निकाल लो, टॉर्शन मोमेंट निकाल लो, तीनों चीजें कैलकुलेट करो। चलो निकाल दिया। यू कैन कैलकुलेट दी लिमिटिंग मोमेंट एंड देन एरिया ऑफ सील। आप लिमिटिंग मोमेंट निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सील कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अगर आपकी mu लिमिटिंग से कम है देन यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ सील। अगर आपकी mu लिमिटिंग से कम है, जो बेंडिंग मोमेंट है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, अगर ये लिमिटिंग मोमेंट से कम है देन एरिया ऑफ सील कैन बी कंप्यूटेड 0.5 FC के BD अपॉन FI, अंदर गए ब्रैकेट में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4.6 बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बाय FC के BD स्क्वायर। चलो ठीक है, एरिया ऑफ सील निकालिए। क्यों निकाला अभी बताता हूँ उसका रीजन। आप इक्विवेलेंट शेयर निकाल लोगे, यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट शेयर। इक्विवेलेंट शेयर निकाला, जो आप इक्विवेलेंट शेयर से नॉमिनल शेयर से कैलकुलेट कर लोगे VUE अपॉन BD। ये वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डायगोनल कंप्रेशन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब मेरा ये टाउ VE का मैग्नीट्यूड कितना है इन रिस्पेक्ट टू टाउ सी, इसकी एनालिसिस करनी। और टाउ सी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एरिया ऑफ सील चाहिए, तो वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। क्योंकि टाउ सी डिपेंड करता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विदाउट शेयर रीइंफोर्समेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ सील, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। ये इन दो बातों पे डिपेंड करता है। और परसेंटेज ऑफ सील हमने बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग निकाला, तो टाउ सी कैलकुलेट किया आपने टेबल से। अगर हमारा टाउ वीई नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ सी से कम है, तब आप क्या करोगे? तब आप लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे सिर्फ MU के लिए, और शेयर रीइंफोर्समेंट में नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट दे दोगे। तो अगर आपकी टाउ वीई टाउ सी से कम आई है, तो उस केस में आप लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट दोगे सिर्फ हमारे डिजाइन मोमेंट के लिए, यानी बेंडिंग मोमेंट के लिए, और नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे। कैसे निकालते हैं? ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FI। सो ASV अपॉन BSV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FI। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? फ्रॉम हेयर वील कैलकुलेट व्हाट? यहाँ से हम नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट निकाल लेंगे। पर अगर टाउ VE की वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा हुई, पर अगर टाउ VE की वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा हुई, then the longitudinal reinforcement is to be designed for both ME1 और ME2। वो डिपेंड करेगा कि कैसा है टॉर्शन का मैग्नीट्यूड, कम है या ज़्यादा है, वो चेक करना पड़ेगा। और शेयर रीइंफोर्समेंट आप डिज़ाइन करोगे किसके लिए? टाउ VE माइनस टाउ सी इंटू BD के लिए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ सी से कम है, तो आप लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट दोगे सिर्फ MU के लिए, और शेयर रीइंफोर्समेंट में नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे। पर अगर आपके टाउ VE की वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा है, तो उस केस में आप लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट दोगे ME1 ME2 दोनों के लिए, और शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करोगे फॉर टाउ VE माइनस टाउ सी इंटू BD। क्लियर है चीज? अब ME1 से हम एरिया ऑफ सील निकाल लेंगे, ME2 से भी एरिया ऑफ सील निकाल लेंगे। तो ME1 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.87 FI इंटू AST1 D माइनस 0.42 XU। MU लिमिटिंग से कम ही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे XU की रिक्वायरमेंट है, कैसे निकालेंगे? कंप्रेशन बराबर टेंशन करके निकाल लेंगे, लिक्विड कंप्रेशन विद टेंशन। तो यहाँ से एरिया ऑफ सील निकल के आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे AST1 आ जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AST1। तो यहाँ से AST1 और XU दोनों सॉल्व करके निकाल सकते हो, यू कैन सॉल्व बोथ द वैल्यूज। अच्छा, ME2 कैसे निकालोगे? 0.87 FI इंटू AS2 D माइनस D डैश, ये नहीं है, सो D माइनस D डैश। D डैश क्या? इफेक्टिव कवर जो आपने ऊपर वाली रीइंफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड किया। ये नेगेटिव मूवमेंट है हमारा, नेगेटिव मूवमेंट है, यानी रीइंफोर्समेंट आपको टॉप साइड पे भी देनी पड़ेगी। तो ऊपर भी कवर आएगा, तो ऊपर वाला कवर के कैलकुलेशन कर लेंगे, तो लीवर आर्म हो जाएगी D माइनस D डैश। तो ये D माइनस D डैश ही है। तो आपने ME1 के करस्पॉन्डिंग AST1 निकाल लिया, ME2 के करस्पॉन्डिंग AST2 निकाल लिया। जरूरी नहीं है AST2 देना हो, ये तो तभी देना पड़ता है जब हमारे MT की वैल्यू क्या हो? MU से ज़्यादा हो। अगर MT MU से ज़्यादा हो, नहीं तो उस केस में तो हम ME1 के लिए डिज़ाइन करते हैं सिर्फ, क्योंकि ME2 तो होगा ही नहीं उस समय। देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू? इसके बाद क्या करोगे आप? आफ्टर दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। इसके बाद शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। किसके लिए डिज़ाइन करोगे? टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू BD के लिए। सूटेबल साइज ऑफ सिरप्स अज्यूम करो। अच्छा, ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या ध्यान रखना? ओनली द आउटर टू लेग्स ऑफ दी सिरप्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द कंबाइंड शेयर ड्यू टू फ्लेक्चर एंड टॉर्शन। जो शेयर रीइंफोर्समेंट की आउटर लेग्स हैं, सिर्फ आपको वही कंसीडर करनी है टॉर्शन को रेजिस्ट करने के लिए। ध्यान रखना, इनर लेग्स अफेक्टिव नहीं होती हैं। भले ही आप इनर लेग्स प्रोवाइड कर दो पाप, और आप उसका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन में नहीं लोगे। भले ही आप सपोज 4 लेग
सिरप्स दे दी आपने, अब भले ही 4 लेग सिरप्स दे दी, टॉर्शन को रेजिस्ट करने में जो बाहर वाली 2 लेग है वही कंट्रीब्यूट करेंगी, ध्यान रखना इस चीज का। भले ही आपने 4 लेग्स प्रोवाइड कर रखी हैं, पर टॉर्शन को रेजिस्ट करने के लिए जो बाहर वाली 2 लेग्स हैं वही कंट्रीब्यूट करेंगी, तो आपको उन्हीं का एरिया कंसिडर करना है, यू हैव टू कंसिडर दैट एरिया ओनली। क्लियर है? तो जो भी आपका डिजाइन शेयर फोर्स है, वट एवर इज द डिजाइन शेयर फोर्स, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, 0.87 FI ASV अपॉन D अपॉन SV से। डिजाइन शेयर फोर्स कितना है, टाउ V माइनस टाउ C इंटू PD। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, SV निकाल सकते हो, फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट दी SV। देन एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी आपको, क्या ये आपके सिर्फ टॉर्शन के लिए ही वैलिड है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर टॉर्शन, तो इंपॉर्टेंट है टॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंपॉर्टेंट है टॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इंपॉर्टेंट है टॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या बोलता है ये बोल रहा है ASV इज इक्वल टू TU इंटू SV अपॉन B1 D1 इंटू 0.87 FI, VU SV अपॉन 2.5 D1 0.87 FI। यहाँ से भी मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी मैं SV कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो स्पेसिंग है शेयर रीइंफोर्समेंट की, वो इन दोनों क्राइटेरिया से सॉल्व की जाती है, दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो प्रोवाइड कर देंगे। और आगे भी हमारे पास क्या है, स्पेसिंग की कंडीशन है। देखो इसमें कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, इसमें कुछ चीज़ें नहीं आई हैं, क्या है वो नई चीज़ें वो बताता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। पहला B1 D1, तो भैया ये B1 D1 क्या है, व्हाट इज दिस B1 D1, उसको एनालाइज करते हैं, व्हाट इज दिस B1 D1। तो B1 D1 पहला, B1 is center to center distance between the corner bars along the width। B1 is center to center distance between the corner bars along the width, डायग्राम बना हुआ है आगे। उसी तरीके से D1 क्या है, center to center distance between the corner bars along the depth। ये center to center distance है along the between the corner bar along the depth। इस बात को समझने के लिए डायग्राम उठाओ, ये रहा, देखो center to center distance between the corner bar along the width B1, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर बार अलोंग द डेप्थ, इसको हम बोलते हैं D1। क्लियर है? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? चलो, तो ये हमारी B1 D1 की कहानी खत्म हुई। दिस इज द स्टोरी ऑफ B1 D1। चले आगे। शैल वी कंटिन्यू? बढ़ते हैं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। जैसे हमने शेयर के अंदर बात करी थी बेंडिंग में, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि आप FI की वैल्यू 415 से ज़्यादा नहीं ले सकते। आप FI की वैल्यू 415 से ज़्यादा नहीं ले सकते, यू कैन नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ FI मोर देन 415। ये चीज़ हमने कल डिस्कस की हुई है, दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस यस्टरडे। तो FI कैन नॉट बी टेकन मोर देन 415 इवन फॉर दी FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील। भले ही हम FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील की बात क्यों नहीं करें,
हम उससे ज़्यादा इसको कंसिडर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंसिडर इट मोर देन दिस। चलो ठीक है, इससे ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते, अच्छी बात है। सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड मोर देन दिस, पर यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन केस ऑफ टॉर्शन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, टॉर्शन के केस में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बीम के ऊपर टॉर्शन लग रहा है, तो जब आप शेयर रीइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन कर रहे हो, जब आप शेयर रीइंफोर्समेंट की कैलकुलेशन कर रहे हो, उस केस में आप एफ आई की वैल्यू 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज़्यादा ले सकते हो अगर ग्रेड ऑफ स्टील 500 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है, अगर ग्रेड ऑफ स्टील हमारी 500 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। क्लियर है बात? चले नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट शैल बी क्लोज सिरप्स प्लेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मेंबर। आपकी ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्लोज सिरप्स होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। तो टॉर्शन के केस में जो आप ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट दोगे, इट शुड बी क्लोज सिरप्स, इट शुड नॉट बी द ओपन सिरप्स। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस, सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। ये कैसी होनी चाहिए? क्लोज सिरप्स होनी चाहिए, ओपन सिरप्स नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी द ओपन सिरप्स। Next point of reference, spacing should be less than equal to, spacing should be less than equal to minimum of 3 criteria। पीछे वाले दो क्राइटेरिया तो सही, पीछे वाले दो क्राइटेरिया तो सही, साथ में तीन क्राइटेरिया और है। पहला x1, दूसरा x1 प्लस वाई वन बाय फोर, तीसरा 300 mm। पहला x1, दूसरा x1 प्लस वाई वन बाय फोर, तीसरा 300 mm। तो हमारी जो स्पेसिंग का क्राइटेरिया है वो इन तीनों कंडीशन में से जो भी मिनिमम निकल के आए उसको फुलफिल करना होना चाहिए। इट शुड फुलफिल दिस कंडीशन, वो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करे। अब इसमें x1 y1 क्या है उसको देख लेते हैं। x1 is center to center distance of the legs of the shear reinforcement along the shorter dimension। x1 is center to center distance of the legs of the shear reinforcement along the shorter dimension। y1 क्या है? Center to center distance of the legs of the shear reinforcement along the longer dimension, along the longer dimension। तो इसको भी डायग्राम में मार्क कर रखा है, दिस इज ऑल्सो बीइंग मार्क्ड इन द डायग्राम। तो x1 क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द लेग्स ऑफ द शेयर रीइंफोर्समेंट अलोंग द शॉर्टर डायमेंशन। तो ये आपको शेयर रीइंफोर्समेंट दिखा रखी है, दिस इज द शेयर रीइंफोर्समेंट व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड। शेयर रीइंफोर्समेंट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलोंग द शॉर्टर डायमेंशन, शेयर रीइंफोर्समेंट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलोंग द लॉन्गर डायमेंशन। इसको हम x1 और y1 बोलते हैं, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज x1 एंड y1। चलें आगे। Shall we continue? चलो कंटिन्यू करते हैं। अब देखो कुछ कंडीशंस और भी लगा रखे हैं, few conditions are required। पहला, longitudinal bar shall be placed as close to the corner as possible and there should be at least one longitudinal bar at each corner of the die। तो ये क्या बोल रहा है? जितना हो सके longitudinal bar को आप कॉर्नर के पास लगाओगे, जितना हो सके आप longitudinal bar को कॉर्नर के पास लगाओगे, और कम से कम एक longitudinal bar तो होना ही चाहिए हर कोने पे, और कम से कम एक longitudinal bar तो होना ही चाहिए हर कोने पे। क्लियर है? At least one longitudinal bar should be there at each corner। पीछे वाले केस में हमने किया था, जब बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होती है, बीम की डेप्थ 750 mm से ज़्यादा होती है, उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? साइड फोर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। उस केस के अंदर आप साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। पर अगर टॉर्शन भी है, इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, पर अगर टॉर्शन भी है, उस सिचुएशन में अगर हमारी बीम की साइज 450 mm से ज़्यादा हुई, उस सिचुएशन में आप क्या प्रोवाइड करोगे? इन दैट सिचुएशन यू विल बी प्रोवाइडिंग व्हाट? उस सिचुएशन में आप प्रोवाइड करोगे साइड फेस रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? टोटल एरिया ऑफ दिस साइड फेस रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ द वेब एरिया।
और इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ दी फेसेस। इसकी स्पेसिंग 300 mm या वेब की थिकनेस जो भी छोटा है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कंप्रेशन साइड पे, तो आप हैंगर बार भी प्रोवाइड करोगे। क्यों? शेयर रीइंफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए। तब आप हैंगर बार भी प्रोवाइड करोगे शेयर रीइंफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए, और इसका एरिया 0.2% ऑफ वेब एरिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट्स एरिया शुड नॉट बी मोर देन 0.2% ऑफ द वेब एरिया। क्लियर है? तो ये हमारी डिजाइनिंग खत्म होती है टॉर्शन की। दिस कंप्लीट्स अवर डिजाइनिंग ऑफ टॉर्शन। अब एक सवाल है, इसके ऊपर देख लो क्या सवाल पूछा हुआ है। टॉर्शन रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ गिवन आरसीसी सेक्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द स्टिरप्स स्पेसिंग। डिक्रीज, स्टिरप्स की स्पेसिंग घटाओगे तो टॉर्शनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना। डिक्रीजेस विद इंक्रीज in the longitudinal bar, गलत, does not depends upon the stirrups, increases with increase in the stirrups and longitudinal seal। सही बात है। अगर आप stirrups बढ़ाओगे और longitudinal seal बढ़ाओगे तो टॉर्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी हमारे आरसीसी सेक्शन की। टॉर्शन कैपेसिटी ऑफ द आरसीसी सेक्शन इंक्रीजेस। क्लियर है? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।